जो हमारा वीडियो डिस्कनेक्ट हो गया था लास्ट क्लास में, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं हम। तो हमने क्या पढ़ लिया था? हमने पढ़ा था फाइबर और हमारे यान और फैब्रिक क्या होते हैं। ठीक है, तो इसका एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है आपका? सबसे पहले जो हमारा फाइबर बनता है वो हमारा किससे बनता है? एटम से बनता है। ठीक है, ये एटम हो गए। ठीक है, फिर ये छोटे छोटे एटम मिलकर के क्या बनाते हैं? एक मोनोमर बनाते हैं। ठीक है, एक मोनोमर बनाएंगे। फिर बहुत सारे मोनोमर मिलकर क्या बनाते हैं? पॉलीमर बनाते हैं। ठीक है, फिर पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस के थ्रू आपस में चिपक करके क्या बनाते हैं? फाइबर बनाते हैं। उसके बाद फाइबर बनता है। और फाइबर क्या है? बेसिक एलिमेंट ऑफ विजुअल एलिमेंट है। ये हमारे टेक्सटाइल का जो हमें दिखाई देता है फाइबर, जो अभी हमने देखा था। ठीक है, तो उस फाइबर के अंदर भी आपको एटम्स, मोनोमर और पॉलीमर पाए जाएंगे। ठीक है, फिर यान बनता है। फिर फाइबर को हम आपस में चिपका के क्या बनाते हैं? स्पिनिंग करके हम क्या बनाते हैं? यान बनाते हैं। फिर यान से हम फैब्रिक बनाते हैं। फैब्रिक को फिर जब फैब्रिक हमारे पास बन के आ जाता है तो उसे हम डाइंग करते हैं, फिर प्रिंटिंग करते हैं। उसके बाद हमारा फाइनल फैब्रिक में फिनिशेज लगाते हैं और हमारा कपड़ा जो है पहनने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या है? एटम्स। ठीक है, एटम क्या होते हैं? अणु होते हैं। जैसे मान लो ये आपका क्या है? ये आपका फाइबर है। ठीक है, तो फाइबर को जब आप फर्दर और तोड़ोगे तो आप देखोगे इसके अंदर आपको पॉलीमर दिखेंगे। फाइबर के अंदर पॉलीमर्स दिखाई देंगे आपस में जुड़े हुए। फिर उन पॉलीमर्स को तोड़ोगे तो आपको क्या दिखाई देगा? मोनोमर दिखाई देगा। और फिर इस मोनोमर्स के भी अंदर जाओगे माइक्रोस्कोप से तो आपको एटम्स दिखाई देंगे। ठीक है, तो सबसे छोटे क्या होते हैं? हमारे एटम्स होते हैं। एटम्स से बहुत सारे एटम से मिलकर के क्या बनता है? मोनोमर बनता है। मोनोमर क्या है? लैटिन वर्ड है। मोनो मतलब वन और मर मतलब यूनिट। एक इकाई है, केमिकली रिएक्टिव होती है, क्योंकि अकेली इकाई है तो इस पर केमिकल आसानी से क्या कर सकता है? रिएक्शन कर सकता है। ठीक है, तो लैटिन वर्ड आपके किससे आया है? मोनोमर वर्ड कहाँ से आया है? लैटिन वर्ड से आया है। लैटिन वर्ड में क्या है? मोनो मतलब वन और मर मतलब यूनिट, तो एक इकाई। ठीक है, ये क्या है? आपकी केमिकली रिएक्टिव इकाई है। क्या है? केमिकली रिएक्टिव इकाई है। अब बहुत सारे मोनोमर मिलकर के क्या बनाते हैं? आपके पॉलीमर बनाते हैं। ठीक है, ये देखो बहुत सारे पॉलीमर हैं। पॉली मतलब मैनी और मर मतलब यूनिट। ठीक है, अनेक इकाई इसमें है। ये केमिकली अनरिएक्टिव होगा क्योंकि ये तो एक ही यूनिट है, केमिकली से आसानी से तोड़ देगा। इसको थोड़ा तोड़ने में केमिकल को मेहनत लगेगी। ठीक है, तो केमिकली अनरिएक्टिव होता है पॉलीमर हमारा। ठीक है, फिर एक प्रोसेस होती है इसमें पॉलीमराइजेशन। अब ये हमारे पास एटम थे, एटम्स मिलकर के क्या बन गया? हमारा एक मोनोमर बन गया। ठीक है, फिर मोनोमर में हमारे बहुत सारे मोनोमर मिलकर के क्या बन गए? आपके पॉलीमर बन गए। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब पॉलीमर जब आपस में चिपकेंगे, ठीक है, पॉलीमर्स की लंबी प्रोसेस के थ्रू ये क्या बनेंगे? हमारा फाइबर बनाएंगे। ठीक है, फिर रेशा बनाएंगे। पॉलीमर, बहुत सारे पॉलीमर आपस में मिलकर के क्या बनाएंगे? रेशा बनाएंगे। ठीक है, अब पॉलीमराइजेशन में हमारे पास दो प्रोसेस है। एक है एडिशनल पॉलीमराइजेशन, एक है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, पॉलीमराइजेशन क्या एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है? मोनोमर आपस में चिपकते हैं। ठीक है, आपस में चिपकते हैं। तो वो क्या है? हमारे पास दो तरह की प्रोसेस है। एक इसके अंदर दो तरह की प्रोसेस होती है पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के थ्रू, एडिशनल पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो हमारे पास दो तरह के पॉलीमराइजेशन है। एक है एडिशनल पॉलीमराइजेशन, एक है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, एडिशनल पॉलीमराइजेशन में कोई बाई प्रोडक्ट नहीं बनता। जब हम दो पॉलीमर हमारे आपस में चिपकते हैं, दो हमारे मोनोमर आपस में चिपकते हैं, तो उसमें कोई बाई प्रोडक्ट नहीं बनता। और कंडेंसेशन में हमारा बाई प्रोडक्ट बनता है। इसे भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर है हमारा इसके बाद ये, इससे क्या बनेगा? आपका फाइबर बनेगा। ठीक है, पॉलीमर आपस में पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया के थ्रू आपस में चिपक करके क्या बनाएंगे? फाइबर बनाएंगे। फिर इन्हीं फाइबर को हम क्या करेंगे? फाइबर क्या है? हमारी बेसिक एलिमेंट ऑफ टेक्सटाइल है। ठीक है, टेक्सटाइल की बेसिक एलिमेंट है फाइबर, जो भी हमने देखा था ये वाला। ठीक है, ये सबसे छोटी एलिमेंट हम मानेंगे क्योंकि हमें दिखाई देता है, तो ये फाइबर है। फिर फाइबर से हम क्या बनाएंगे? इस तरीके से ये जितने फाइबर इनको आपस में हम चिपका के इसको क्या बनाएंगे? धागा जैसा हम यहाँ से बना देंगे। फिर इस धागे से हम क्या बनाएंगे? फैब्रिक बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है? आपका फाइबर है हमारा। फाइबर से हमारा क्या बनेगा? यान बनेगा। यान मतलब सूत या धागा। ठीक है, फाइबर को स्पिनिंग के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, फाइबर्स को स्पिनिंग के द्वारा हम क्या बनाते हैं? यान बनाते हैं। स्पिनिंग का मतलब क्या है? एक दूसरे को इस तरीके से फाइबर्स को आपस में पेस्ट करना। ठीक है, तो इससे क्या बनेगा? हमारा यान बनेगा। ठीक है, फिर है फैब्रिक। इसके बाद क्या है? फैब्रिक हमारा क्या है? ग्रे क्लॉथ होता है। फैब्रिक को हम अब यहाँ पे जो हमारे यान है, यान क्या है? जब हमारे पास बहुत सारे धागे आ गए, ठीक है, लंबे लंबे धागे हमारे पास आ गए, यान आ गए, तो हम क्या करते हैं? इन धागों को इस तरीके से एक दूसरे के पैरेलल करके हम इसमें इसको फैब्रिक का स्ट्रक्चर देते हैं, मतलब कपड़ा बनाते हैं, हम फैब्रिक बनाते हैं। इसके बाद इस तरीके से हमारा क्या बन जाता है? फैब्रिक बन
जाता है, ठीक है। जिसको क्या बोलते हैं हम कपड़ा बोलते हैं, गारमेंट बोलते हैं। वीविंग हो गई आपकी, कपड़ा या गारमेंट बनता है, और किसके थ्रू बनता है? वीविंग हो गई, निटिंग हो गई, क्रोशिया हो गया, नॉटिंग हो गया, और प्रेसिंग के थ्रू। ये मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम कपड़ा बना सकते हैं धागे से, ठीक है। अब यहाँ जो कपड़ा हमारे पास आता है, फैब्रिक जो आता है, उसे वो क्या होता है? ग्रे क्लोथ होता है। क्यों? क्योंकि अभी इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ हैं और हम इसे अभी यहाँ ही इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं अपने ड्रेसेस बनाने के लिए। फिर ये कहाँ जाएगा? ये वाला फैब्रिक जाएगा आपका डाइंग में, डाई करने के लिए। यानी कि इसमें क्या होगा? कलर चढ़ेगा, इसको हम डाई करेंगे इनसाइड क्लोथ, ठीक है। डाई करेंगे तो डाई क्या होती है? पूरे क्लोथ के या फाइबर के हमारे अंदर तक जाती है, ठीक है। तो इनसाइड क्लोथ होती है डाइंग। फिर हमारी प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग करेंगे हम, अच्छे अच्छे डिजाइन बनाएंगे, प्रिंटिंग, एम्ब्रॉयडरी वगैरह जो भी आपको करनी है। प्रिंटिंग आपकी सरफेस पे होती है, ठीक है। ऊपर से जैसे स्टेंसिल प्रिंटिंग हो गई, जो प्रिंटिंग हम पेंटिंग वगैरह बनाते हैं कपड़ों पे, तो वो क्या हो गई? हमारी सरफेस पे होती है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे? उसमें लास्ट में फिनिशिंग लगाएंगे। फिनिशिंग का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज इंट्रोड्यूस्ड इन क्लोथ, ठीक है। जो भी हमारा फैब्रिक या क्लोथ है उस पर क्या करेंगे? हम एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज इंक्लूड करेंगे ताकि हमारा कपड़ा और भी बेहतर बन जाए। ये सब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एटम है, एटम से हमारा मोनोमर बनेगा, मोनोमर से हमारा पॉलीमर बनाएगा, पॉलीमर से हमारा फाइबर बनेगा। किसके थ्रू? पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस के थ्रू। पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के द्वारा बनेगा। इसमें दो तरह की पॉलीमराइजेशन प्रोसेस है, एडिशनल पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है। इन दोनों प्रोसेस के थ्रू उसके बाद फिर फाइबर बनेगा, फाइबर से यान बनेगा, यान से फैब्रिक बनेगा, फैब्रिक के बाद हम उसमें डाइंग करेंगे, फिर प्रिंटिंग करेंगे और फिर फिनिशिंग करेंगे, ठीक है। ये सारे हमारा एक सिंपल सा प्रोसेस है जो हम फैब्रिक को यूज़ करने के लिए बनाते हैं, ठीक है। तो अब एक तो ये समझ में आ गया आपको, इंट्रोडक्शन हो गया आपका क्लियर, फाइबर के बारे में आपको समझ में आ गया। इसके बाद एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ फैब्रिक है, ठीक है। फाइबर है जो हमारा रेशा है, रेशे में दो तरह के स्ट्रक्चर होंगे। जो हमारा रेशा था ना फाइबर, एक तो ये जो रेशा है, ठीक है, ये जो रेशा है आपका, रेशा बहुत इस तरीके से, इसमें अणु जो होंगे, इसके जो एटम्स होंगे बहुत अच्छे से फिक्स होंगे अंदर, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से इस तरीके से फिक्स होंगे अणु, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कहलाएगा, ठीक है। इसके विपरीत ये आपका फाइबर है, तो फाइबर को जब आप देखोगे तो इसके अणु कैसे होंगे? इसके अणु, आपके एटम ऐसे होंगे दूर दूर, ठीक है। तो यानी कि क्या है? अच्छे से ये वीक कहलाएगा, ठीक है। तो ये वाला क्या क्या कहलाता है? अमॉर्फियस स्ट्रक्चर कहलाता है, ठीक है। तो हमारे पास दो तरह के स्ट्रक्चर हो गए, एक हो गया क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर और एक हो गया अमॉर्फियस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जब हम फाइबर को माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसके अंदर हमें या तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर दिखाई देगा या फिर अमॉर्फियस स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ठीक है। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? ये हमारा फाइबर है, तो फाइबर के अंदर जो हमारे एटम्स होते हैं वो बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो ऑब्वियसली जब अच्छे से जुड़े हुए होंगे तो ये वाला जो होगा ये आपको स्ट्रांग बनाएगा। ये जिस फाइबर में क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर पाया जाता है वो फाइबर क्या होगा? स्ट्रांग फाइबर होगा, ठीक है। इसके विपरीत जिस फाइबर में जो एटम से दूर दूर पाए जा रहे हैं, अच्छे से एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, तो वो क्या होगा? वो आपका वीक फाइबर होगा, ठीक है। वीक फाइबर होगा। तो अमॉर्फियस स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? वीक फाइबर कहलाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है? क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में आपका वेल डिफाइंड अरेंजमेंट मॉलिक्यूल, गुड अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मतलब जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, इनके बीच में एक बहुत अच्छा अट्रैक्शन होता है, ठीक है। बहुत अच्छा अट्रैक्शन होता है, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, वेल डिफाइंड होते हैं, तरीके से लगे हुए होते हैं और अच्छा अट्रैक्शन होता है इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में। ये इनफ्लेक्सिबल एंड स्टिफ होता है। इनफ्लेक्सिबल एंड स्टिफ मतलब ये बिल्कुल खिंचेगा नहीं, क्योंकि एक दूसरे से बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है ना। तो ये वाला फाइबर की स्ट्रिचिंग, ये फाइबर खिंचने में आसान नहीं होगा, अच्छे से खिंचेगा नहीं, ये स्ट्रांग होता है, ठीक है। स्ट्रांग होगा, ये फटेगा भी नहीं आसानी से, ठीक है। तो ये वाला फाइबर क्या होता है? स्ट्रांग होता है। लेकिन इसके नुकसान क्या है? ये मॉलिक्यूल्स इतने आपस में चिपके हुए हैं इसके कि इसके अंदर डाई नहीं पहुँचेगी, डाई करने में हमें दिक्कत आएगी। ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, यानी कि जब हम इसे पहनेंगे तो स्वेटिंग को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा ये। तो ये वाली कमी इसके अंदर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के अंदर पाई जाती है। जबकि अमॉर्फियस इसके लिए अच्छा होता है। अमॉर्फियस स्ट्रक्चर क्योंकि दूर दूर मॉलिक्यूल है तो इसमें डाई जो है, वाटर जो है अच्छे से अंदर तक जा सकता है, तो डाई अच्छे से चढ़ेगी जिस फाइबर का अमॉर्फियस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। आगे हमारे बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो हमारी क्रिस्टलाइन और अमॉर्फियस पे ही डिपेंड करके प्रॉपर्टीज होती है। जैसे कि वाटर की एब्जॉर्बेंसी, ठीक है। एब्जॉर्बेंसी उस फाइबर की ज़्यादा अच्छी होगी जिस फाइबर में एमॉर्फियस स्ट्रक्चर, क्योंकि स्पेस है ना तो वाटर अच्छे से अंदर जा सकता है इसमें, ठीक है। तो हाई एब्जॉर्बेंसी होगी। एब्जॉर्बेंसी अच्छी है तो जो डाई है वो भी अच्छी होगी, ठीक है। नॉट वेल डिफाइंड अरेंज्ड एयर स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल, ठीक है। अब इसके बीच में ना अच्छे से अरेंज स्पेस तो नहीं होता है, ऐसे दूर दूर होते हैं मॉलिक्यूल, बहुत अच्छे से अरेंज नहीं होते ये, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है? ये वीक होते हैं, ठीक है। इसलिए क्या होंगे? वीक होंगे। इसलिए क्या होंगे? वीक होंगे, ठीक है। समझ में आया?
अब इसके बाद हमारे जो ये हैं, जैसे कॉटन है, तो कॉटन जो एक फाइबर है, अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारा फाइबर में सिर्फ अमॉर्फियस ही पाया जाएगा या क्रिस्टलाइन ही पाया जाएगा। हर फाइबर में दोनों तरह के पाए जाते हैं, थोड़ा अमॉर्फियस पाया जाता है, थोड़ा क्रिस्टलाइन पाया जाता है। तो ये डिपेंड करेगा कि उस फाइबर की क्या क्वालिटी है। तो अगर उसमें ज़्यादा अमॉर्फियस पाया जा रहा है, ठीक है, अगर उसमें अमॉर्फियस ज़्यादा पाया जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, उसमें एब्जॉर्बेंसी अच्छी होगी लेकिन वो थोड़ा वीक होगा, ठीक है, डाई अच्छे से लगेगी लेकिन थोड़ा वीक होगा वो। जबकि क्रिस्टलाइन पाया जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो मजबूत तो है लेकिन उसमें एब्जॉर्बेंसी उतनी अच्छी नहीं होगी और वो थोड़ा उसमें डाई चढ़ाने में भी थोड़ी दिक्कत हमें आएगी, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो कॉटन में हम आपका 30-35% अमॉर्फियस होता है, 65-70% क्रिस्टलाइन होता है। तो कॉटन एक तरीके से देखा जाए तो ठीक ठाक फाइबर है, दोनों ही स्ट्रक्चर्स में ठीक पाया जा रहा है, यानी कि इसमें एब्जॉर्बेंसी भी ठीक पाई जाएगी, ठीक है, और ये थोड़ा मजबूत भी होगा। मजबूत तो होगा ही होगा क्योंकि 65 से 70% इसमें क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, ठीक है। फिर विस्कस है आपका 60-65% इसमें देखो अमॉर्फियस होता है और 30-40% इसमें क्रिस्टलाइन होता है, यानी कि इसकी एब्जॉर्बेंसी अच्छी होगी विस्कस की, ठीक है, विस्कस की एब्जॉर्बेंसी अच्छी होगी, ठीक है। फ्लैक्स को अगर हम देखें, सब फाइबर्स के नाम है, जैसे कॉटन, सिल्क, वोल, एसीटेट, फ्लैक्स, एक्रिलिक, नायलॉन, नायलॉन 6 और आपका पॉलिएस्टर, ठीक है। ये सब क्या है, हमारे फाइबर्स के नाम है। अभी इन फाइबर्स को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। कॉटन तो सबने ही सुना होगा, सिल्क सुना होगा, ठीक है, आपने वुल सुना होगा जो हम स्वेटर्स पहनते हैं, ठीक है। तो ये आप देखोगे फ्लैक्स में आपका कितना है, 30-35% आपका एमॉर्फियस है और 65-70% इसमें क्या है, क्रिस्टलाइन है। तो ये भी अच्छा मजबूत फाइबर है। फ्लैक्स और कॉटन लगभग एक जैसे हैं, ठीक है। एसीटेट में हमारा 60% अमॉर्फियस होता है, ठीक है, और 40% क्या है, क्रिस्टलाइन होता है, ठीक है। इसमें वुल में हमारा 70-75% क्या पाया जाता है, अमॉर्फियस पाया जाता है, ठीक है। 70-75% क्या पाया जाता है, अमॉर्फियस पाया जाता है। तो देखा जाए तो अमॉर्फियस स्ट्रक्चर अगर हम पूछें कि किसमें हाईएस्ट पाया जाता है तो वुल में हाईएस्ट पाया जाता है, ठीक है, और सिर्फ 25-30% इसमें क्रिस्टलाइन भी पाया जाता है, ठीक है। इसीलिए वुल जो होता है वो गर्म होता है। क्यों होता है गर्म, अगर अमॉर्फियस स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसमें अणु जो हैं दूर दूर हैं, 70-75% सिर्फ अमॉर्फियस है, तो क्या होगा, इसके बीच में हवा कैप्चर हो सकती है, ठीक है, जो आपकी एयर है वो इनके बीच में कैप्चर हो जाएगी। आपने देखा होगा स्केल्स इसीलिए इसमें पाए जाते हैं वुल के स्ट्रक्चर में। अब जो एयर है जब वो कैप्चर हो जा रही है तो क्या बनाएगी, एयर पॉकेट्स बना देगी। क्या बनना है, एयर पॉकेट्स बनना है। और एयर क्या होती है, हीट का कुचालक होती है। कुचालक का मतलब क्या होता है, हीट का जो वो हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं होने देती है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका जो ये है वो जो आपने स्वेटर पहना है वुल का, ठीक है, वुल का जो आपने स्वेटर पहना है, तो उससे क्या होगा, आपका वो वुल का स्वेटर जो होगा एक लेयर बना लेगा, किसकी, हवा की, ठीक है, हवा की लेयर बना लेगा। तो हमारी बॉडी का जितना भी टेम्परेचर है वो उसको बाहर नहीं जाने देगा, मतलब हमारी बॉडी इतनी भी हीट प्रोड्यूस करेगी उसे बाहर नहीं जाने देगी और बाहर की ठंड को अंदर नहीं आने देगी, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या है, आपका जो वुल है वो आपको गर्म रखता है, ठीक है। तो इसके बाद सिल्क है। सिल्क का आपका 30-35% आपका क्या पाया जाता है, सिल्क में अमॉर्फियस पाया जा रहा है, ठीक है, और आपका 65-70 आपका क्रिस्टलाइन पाया जाता है, इसलिए मजबूत है। देखो ये मजबूत है, कॉटन भी मजबूत है हमारा और ये आपका फ्लैक्स भी मजबूत है, ठीक है। तो ये अच्छे मजबूत फाइबर्स हैं। एक्रिलिक और जो कि कॉटन में तो आपका एब्जॉर्बेंसी भी अच्छी होती है, साथ ही साथ मजबूत भी होता है, तो इसीलिए बेस्ट फाइबर है आपका कॉटन, ठीक है। एक्रिलिक, उसके बाद एक्रिलिक आपका 20-30% अमॉर्फियस है और 65-70% इसमें क्या है, क्रिस्टलाइन है, ठीक है। नायलॉन 6 का हमारा क्या है, 15-35% अमॉर्फियस है और 65-85% इसमें क्रिस्टलाइन है। नायलॉन 6 में आपका 15-35% आपका इसमें अमॉर्फियस स्ट्रक्चर पाया जाता है और 65-85% इसमें क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है। पॉलिएस्टर में 15-35% आपका अमॉर्फियस पाया जाएगा और 65-85% आपका क्या पाया जाएगा, क्रिस्टलाइन पाया जाएगा, ठीक है। और इसमें से क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, जैसे वुल का क्या है, अमॉर्फियस स्ट्रक्चर हाईएस्ट पाया जा रहा है, ठीक है। तो ये एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं। दूसरा, ये जो आपका एमॉर्फियस और क्रिस्टलाइन है, इसी से आगे जितनी भी हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे सब प्रॉपर्टी इसी पे डिपेंड होती है कि आपका स्ट्रक्चर कैसा है फाइबर का, ठीक है। फिर है आपका हाई एमॉर्फियस किस में पाया जा रहा है, आपका वुल में पाया जा रहा है, विस्कस में पाया जा रहा है और एसीटेट में पाया जा रहा है। यानी कि हाई एमॉर्फियस किसका है, सबसे ज़्यादा वुल में है, ठीक है, विस्कस में है,
ठीक है, और एसीटेट में है। ठीक है, एसीटेट में आपका हाई एमोर्फियस पाया जाता है 60%। ठीक है, तो ये तीन जो है आपके हाई एमोर्फियस हैं। मैनमेड फाइबर में एमोर्फियस लो होता है और हाई क्रिस्टलाइन होता है। अगर हम मैनमेड फाइबर देखेंगे, जो हम खुद से बना रहे हैं फाइबर, तभी तो वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। मैनमेड फाइबर हमारे स्ट्रॉन्ग होते हैं। बाकी सिल्क, कॉटन और फ्लैक्स ये लगभग बैलेंस है। इनमें एमोर्फियस भी ठीक ठीक पाया जाता है और क्रिस्टलाइन भी ठीक ठीक पाया जाता है। ठीक है, सिल्क, कॉटन और फ्लैक्स, इसीलिए इनकी एब्जॉर्बेंसी भी अच्छी है और स्ट्रॉन्ग फाइबर भी हैं ये। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद कुछ जो इसमें जो हमारी एक्सटेंशन है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो हमें अच्छे से याद करनी है। अब ये क्या है, ये हमारी कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो हमें पढ़नी है, क्योंकि ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको हर वर्ड का पता होना चाहिए कि वो है क्या। ठीक है, टर्मिनोलॉजीज़ क्या होती हैं, जो भी हम टर्म्स यूज़ कर रहे हैं, जो भी वर्ड यूज़ कर रहे हैं, उस वर्ड की मीनिंग हमें पता होनी चाहिए। जैसे अभी हमने क्या देखा था, एडिशनल पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन देखा था। ठीक है, तो एडिशनल पॉलीमराइजेशन क्या होता है, मोनोमर्स विद डबल और ट्रिपल बॉन्ड, मतलब मोनोमर्स जो होते हैं जिनके अंदर कौन से बॉन्ड पाए जा रहे हैं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड पाए जा रहे हैं। ठीक है, डबल या फिर ट्रिपल, ठीक है, या फिर ट्रिपल बॉन्ड आपके पाए जा रहे हैं। ठीक है, आर एडिड टू ग्रोन पॉलीमर चेन 1 by 1। ठीक है, तो इससे क्या होता है, पॉलीमर चेन जो है आपस में डबल ट्रिपल बॉन्ड से क्या होती है, जुड़ती जाती है। द रिजल्ट इज अ पॉलीमर, और इसके चलते क्या बनता है, आपका पॉलीमर बन जाता है विद अ सिमिलर स्ट्रक्चर टू द मोनोमर। ठीक है, सिमिलर स्ट्रक्चर टू द मोनोमर, मोनोमर के क्या बन जाते हैं, पॉलीमर बन जाते हैं। और आर नो बाई प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस, और इसमें कोई भी बाई प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता, मतलब कोई भी इससे बाई प्रोडक्ट या कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट इसमें नहीं निकलता है। डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले मोनोमर्स को एक एक करके बढ़ती बहुलक श्रृंखला में जोड़ा जाता है। ठीक है, और इसमें परिणाम मोनोमर्स के समान संरचना के साथ एक बहुलक है और कोई उप उत्पाद नहीं बनता है। ठीक है, कोई भी एक्स्ट्रा उत्पाद नहीं बनता है जब ये आपस में जुड़ रहे होते हैं तो। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में क्या है, मोनोमर रिएक्ट विद ईच अदर एंड रिलीज अ स्मॉल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो मोनोमर हैं, ठीक है, वो आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, और जब वो रिएक्ट करते हैं तो कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल जो हैं वो रिलीज होते हैं, सच एज वाटर और अल्कोहल, जैसे वाटर और अल्कोहल एज अ बाई प्रोडक्ट। ठीक है, उसके अंदर से क्या निकलते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, जैसे वाटर निकल सकता है उसके अंदर से, अल्कोहल निकल सकता है, और कोई बाई प्रोडक्ट्स निकल सकते हैं। द रिजल्टिंग पॉलीमर्स हैज़ अ डिफरेंट स्ट्रक्चर फ्रॉम द मोनोमर, और इसके चलते क्या हो जाता है, जो मोनोमर है, ठीक है, उससे आपका जो पॉलीमराइजेशन बना है इसके स्ट्रक्चर में अंतर आ जाता है। ठीक है, इसमें सेम रहेगा, सेम स्ट्रक्चर इसलिए रहेगा क्योंकि यहाँ से कोई भी जो भी आपका मोनोमर है, ठीक है, मोनोमर सीधे क्या हो रहा है, जुड़ जा रहा है पॉलीमर के साथ, तो स्ट्रक्चर तो सेम से ही रहेगा ना, सेम मोनोमर ही तो जुड़ के पॉलीमर बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी केमिकल बाहर नहीं निकल रहा है, जैसा है वैसा का वैसा ही जुड़ जा रहा है बॉन्ड्स के थ्रू। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक है, जब रिएक्शन कर रहे हैं तो इसमें से कुछ केमिकल जैसे अल्कोहल हो गया, वाटर हो गया, ये निकल जा रहे हैं। ठीक है, जब ये निकल रहे हैं तो इसका जो मोनोमर बना है, ये जुड़ करके आपस में जो इन्होंने मोनोमर बनाया है, इसमें क्या आ रहे हैं, इसमें थोड़े चेंजेस देखने को मिल रहे हैं मोनोमर के कंपैरिजन पॉलीमर में। ठीक है, पॉलीमर में अलग तरीके का पॉलीमर बन के हमारे पास आ रहा है, मोनोमर से अलग। ठीक है, समझ में आ गया, जिसका स्ट्रक्चर मोनोमर से अलग है। तो ये आपका एडिशनल पॉलीमराइजेशन हो गया, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन हो गया। तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में हमारा बाई प्रोडक्ट निकलता है, आपको ये याद रखना है, और एडिशनल पॉलीमराइजेशन में कोई भी बाई प्रोडक्ट नहीं निकलता है। ठीक है, फिर इलास्टिक रिकवरी इज द एबिलिटी ऑफ फाइबर टू रिकवर फ्रॉम स्ट्रेन। ठीक है, इसके बाद सेकंड डेफिनेशन, दो डेफिनेशन ये हो गई, एडिशनल पॉलीमराइजेशन और आपकी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अब इसके बाद सेकंड है इलास्टिक रिकवरी। इलास्टिक रिकवरी का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पास रबड़ बैंड होता है, हम उसे खींचते हैं, खींचने के बाद वो वापस अपने स्ट्रक्चर में ही आ जाता है, जब आप उसे छोड़ दोगे तो वो क्या है, वो इलास्टिक रिकवरी है। ठीक है, यानी कि आपका तनाव से उबरने के लिए फाइबर की क्षमता, आपने कोई कपड़ा पहना, ठीक है, इज द एबिलिटी टू फाइबर टू रिकवर फ्रॉम स्ट्रेन्स। ठीक है, आपने कोई फैब्रिक पहना, ठीक है, वो फैब्रिक खींचा, जैसे हमारे लेगिंग्स का फैब्रिक होता है, हम लेगिंग्स पहनते हैं ना, स्ट्रेचेबल फैब्रिक होता है, आप उसे पहनते हो तो आपकी बॉडी के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, बॉडी के साइज़ के हिसाब से, और जब आप उसे उतारते हो तो वापस वो अपने स्ट्रक्चर में वापस आ जाता
है। तो ये क्या है, ये इलास्टिक रिकवरी है जो हमारे रबड़ बैंड्स में, जो बालों में रबड़ बैंड्स लगाते हैं उसमें पाई जाती है। आप उसे खींचोगे, जितना ज़रूरी है उतना खिंच जाएगा, फिर वापस जब आप उसे निकालोगे तो वो अपने स्ट्रक्चर में वापस आ जाएगा। तो इलास्टिक रिकवरी क्या है, इज़ द एबिलिटी ऑफ फाइबर, फाइबर की वो एबिलिटी है जो खिंचने के बाद या स्ट्रेन के बाद कोई उसके साथ आपने हाथापाई की है, उसके बाद वो अपने आप ही अपने स्ट्रक्चर में वापस रिकवर हो जा रहा है। ठीक है, तो इसको इलास्टिक रिकवरी बोलते हैं। इससे क्या होगा, आपका कपड़ा लूज़ नहीं होगा। अगर आपके फाइबर की इलास्टिक रिकवरी अच्छी है तो इसका मतलब क्या है, आपके कपड़े की जो फिटिंग है वो ख़राब नहीं होगी, इससे लेगिंग्स की फिटिंग अच्छी रहती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका कवर। कवर क्या है आपका, द एबिलिटी टू ऑक्यूपाई स्पेस फॉर कॉन्सेलमेंट और प्रोटेक्शन। ठीक है, छिपाने या सुरक्षा के लिए जगह पर कब्जा करने की क्षमता। कवर का मतलब होता है, जैसे मान लो आपका ये फाइबर है, ठीक है, अब एक फाइबर तो आपका इस तरीके का सिंपल फाइबर है, ठीक है, तो ये स्पेस कम लेगा। एक फाइबर ये है, ठीक है, आप इस तरीके से ये कम जगह में कम जगह लेगा ये, ठीक है। एक फाइबर इस तरीके का है, टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है, तो ये आप देखो ये ज़्यादा स्पेस ले रहा है। तो कवर का मतलब होता है कि एरिया कितना कवर कर रहा है आपका फाइबर। ठीक है, फिर है आपका एजिंग रेसिस्टेंस। ठीक है, एजिंग रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रेसिस्ट फ्रॉम डिट्यूरेशन ऑफ टेक्सटाइल रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपोजर टू डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट्स एनकाउंटर्ड इन नॉर्मल एवरीडे सच एज द सनलाइट, हीट, मॉइस्चर और ऑक्सीजन। ठीक है, इसका मतलब होता है कि जो भी आपका फाइबर है वो रोज़मर्रा की जो आपको चीज़ें नुकसान करती हैं, उस कपड़े फैब्रिक को नुकसान करती है, उससे किस तरीके से वो अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। तो इसको बोलते हैं एजिंग रेसिस्टेंस। एजिंग का रेसिस्टेंस, जैसे हम लोग हैं बूढ़े होते जा रहे हैं, उसी तरीके से एजिंग रेसिस्टेंस भी है कि फाइबर भी किस तरीके से अपने आसपास के एनवायरनमेंट के हार्मफुल इफेक्ट से अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। तो उसे क्या बोलेंगे, एजिंग रेसिस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, रेसिस्टेंस मतलब बचाव करना, रेसिस्ट करना। ठीक है, रेसिस्ट फ्रॉम डिट्यूरेशन ऑफ टेक्सटाइल, टेक्सटाइल्स अपने आप को किस तरीके से ख़राब होने से बचाता है। रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपोजर ऑफ डिस्ट्रक्शन एलिमेंट्स एनकाउंटर इन नॉर्मल एवरीडे सच एज सनलाइट। जैसे रोज़मर्रा की जो हमारी लाइफ होती है, जैसे सनलाइट पड़ती है हमारे फाइबर पे, कपड़ों पे, हीट पड़ता है, मॉइस्चर पड़ता है, ऑक्सीजन पड़ता है, तो इन सब चीज़ों से कैसे कपड़ा अपने आप को ख़राब होने से बचाता है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एजिंग रेसिस्टेंस बोलते हैं। फिर क्रीप। क्रीप क्या, इट इज़ अ डिलेड इलास्टिसिटी। ठीक है, रिकवर ग्रेजुअली फ्रॉम स्ट्रेन। ठीक है, यह विलंबित लोच है, तनाव से धीरे धीरे ठीक हो जाता है। ठीक है, क्रीप का मतलब क्या है, जैसे मैंने इसको खींचा तो एक बार तो ये आसानी से अपने इसको मैंने खींच के इतना बड़ा किया तो इलास्टिक रिकवरी में तो एकदम आ जाएगा वापस। क्रीप में क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ तक आने में इसे टाइम लगेगा, थोड़ा 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 करके ये अपने इसमें स्ट्रक्चर में वापस आएगा। तो इट इज़ अ डिलेड इलास्टिसिटी, मतलब धीमे धीमे होती है इलास्टिसिटी, वापस अपने धीमे धीमे आती है। ठीक है, रिकवर्स ग्रेजुअली फ्रॉम स्ट्रेन, यानी कि तनाव से धीरे धीरे ठीक होता है ये। ठीक है, एक बार खींच के वापस आने में से टाइम लगेगा। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, क्रीप बोलते हैं। ठीक है, फिर है एब्रेशन रेसिस्टेंस। एब्रेशन रेसिस्टेंस क्या है आपका, इट इज़ अ एबिलिटी ऑफ अ फाइबर टू विदस्टैंड द रबिंग और एब्रेशन इट्स गेट इन एवरीडे यूज। ठीक है, एब्रेशन रेजिस्टेंस का मतलब यह है, आप जो फैब्रिक है, कपड़ा जो है वो आप रोज़ पहन रहे हो, यूज़ कर रहे हो, उसको कितना वो आपकी बॉडी के साथ घिस करके अपने आप को टिका पा रहा है। जैसे कि कॉलर्स होते हैं। ठीक है, कॉलर्स क्या हैं, आपने देखा होगा मेल्स के सबसे पहले क्या डैमेज होता है, उनके कॉलर्स डैमेज होते हैं शॉर्ट्स के। ठीक है, क्यों, क्योंकि उनके जो एब्रेशन रेजिस्टेंस जो होता है उस एरिया में सबसे ज़्यादा जो कॉलर है वो आपकी स्किन के कॉन्टैक्ट में आता है, घिसता है, रगड़ लगती है उसे, और वो क्या करता है, एब्रेशन लगता है उसे, और उससे वो फटना शुरू हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं एब्रेशन रेजिस्टेंस, कि कोई भी फैब्रिक कितना अपने आप को घिसने से बचा पा रहा है। ठीक है, वो है आपका एब्रेशन रेजिस्टेंस। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ फाइबर, ये फाइबर की एक एबिलिटी है टू विथस्टैंड द रबिंग और एब्रेशन। ठीक है, घिसने से और एब्रेशन, घर्षण से अपने आप को बचाता है। ठीक है, इट गेट्स इन एवरीडे यूज। ठीक है, इसको हम रोज़ की इस्तेमाल में हम इसको लेते हैं। इट्स कंट्रीब्यूट टू फैब्रिक ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, इसे फैब्रिक ड्यूरेबिलिटी में भी ये कंट्रीब्यूट करता है कि फैब्रिक कितना आपका टिकाऊ है। ठीक है, उसमें भी कंट्रीब्यूट करता है ये एब्रेशन रेजिस्टेंस, क्योंकि मजबूत होगा ना फाइबर, जिसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होगा, मजबूत होगा, वो ज़्यादा टाइम तक झेल पाएगा, है ना। फिर एब्जॉर्बेंसी और मॉइस्चर रिगेन। ठीक है, एब्जॉर्बेंसी का मतलब क्या होता है कि आपका जो फाइबर है कितना अपने अंदर वाटर को एब्जॉर्ब कर पा रहा है, स्वेटिंग को कितना एब्जॉर्ब कर पा रहा है, क्योंकि जितना
ज़्यादा वो अपने अंदर स्वेटिंग को एब्जॉर्ब कर पाएगा, उतनी ही ज़्यादा क्या रहेगा वो जो आपका फाइबर है वो कंफर्टेबल रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, एब्जॉर्बेंसी बोलते हैं। इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर और बोन ड्राई फाइबर, ठीक है, मतलब कितना वो जो है अमाउंट ले रहा है वाटर अपने अंदर, कितनी जल्दी वो अपने आप को सूखा भी ले रहा है वाटर। जैसे कॉटन है, कॉटन एकदम सूख भी जाता है, ठीक है, एकदम से वाटर लेगा अपने अंदर और जल्दी ही वो सूख भी जाएगा, ठीक है, ड्राई भी हो जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, बॉन ड्राई फाइबर, ठीक है। विल एब्जॉर्ब फ्रॉम द एयर, ठीक है, एयर से आप कितना एब्जॉर्ब कर रहे हो अपने वाटर को, ठीक है, विद अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर 770 है ये, ठीक है, 70 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा ये, ठीक है, 70 डिग्री फ़ारेनहाइट में, ठीक है। तो कितना आपके 70 है, अगर आपका जो आसपास का टेम्परेचर है 70 डिग्री फ़ारेनहाइट है और जो मॉइस्चर है वो आपका 65% रिलेटेड ह्यूमिडिटी है, ठीक है। रिलेटेड ह्यूमिडिटी मतलब इतनी आपके आसपास क्या है, नमी है, ठीक है। तो जब आप इस 65% ह्यूमिडिटी में आप रखोगे उसे और 70 डिग्री टेम्परेचर में आप अपने फाइबर को छोड़ दोगे, तो फिर देखोगे कि इस ह्यूमिडिटी में और इतने टेम्परेचर में आपका जो फाइबर है कितना वाटर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। तो ये आपका एब्जॉर्बेंसी और मॉइस्चर रिगेन है, कितना वो अपने अंदर वाटर को रख सकता है, जैसा आपने कितना वो अपने अंदर वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। इसके बाद नेक्स्ट है आपका केमिकल रिएक्टिविटी, ठीक है। केमिकल रिएक्टिविटी में क्या है, केमिकल रिएक्टिविटी में है आपका इट इज़ अ इफेक्ट ऑफ, मतलब आपने कैसे, जैसे आप सर्फ में कपड़ा धो रहे हो, ठीक है, सर्फ में आपने अपने फैब्रिक को डिप किया, आप ये देखोगे कि हम वुल को सर्फ में नहीं धोते, हम उसके लिए इजी लाते हैं क्योंकि अलग अलग केमिकल्स हैं और क्या केमिकल आपके फाइबर पे क्या इफेक्ट डालता है, ठीक है। तो ये क्या है आपका केमिकल रिएक्टिविटी, इट इज़ अ इफेक्ट ऑफ एसिड, एल्कलाइन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड सॉल्वेंट ऑफ द फाइबर, ठीक है। जो भी आपके सॉल्वेंट हैं, जो चीज़ें घुली हुई हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, एल्कलाइन है, एसिड है, ये सब केमिकल्स हैं, ये सब हमारे फाइबर पे क्या इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। कोहेसिवनेस, ठीक है, कोहेसिवनेस क्या होता है, चिपकने की क्षमता, ठीक है। सामंजस्य बोलते हैं इसे, कताई के दौरान तंतुओं को एक साथ चिपकने की क्षमता, ठीक है। निरंतर फिलामेंट में महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, नॉट इम्पॉर्टेंट इन कॉन्टिन्यूस फिलामेंट, ठीक है। ये क्या है, कोहेसिवनेस का मतलब क्या होता है, ये फाइबर है, ठीक है। तो फाइबर में कितने आपस में चिपकने की क्षमता है, अगर ये आपस में अच्छे से चिपकेगी तो क्या बन जाएगा, ये आपका आगे क्या बनेगा, आपका यान आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, धागा आपका आसानी से बन जाएगा। तो धागा बनाने के लिए और फिर धागे से ही आप क्या बनाओगे, फैब्रिक बनाओगे, कपड़ा बनाओगे, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो आपका फाइबर है, जो रेशा है, उसके अंदर कोहेसिवनेस की एबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। इज़ द एबिलिटी ऑफ फाइबर टू क्लिंग टुगेदर ड्यूरिंग स्पिनिंग, ठीक है। स्पिनिंग का मतलब होता है कताई करना, मतलब कि घुमा घुमा के फाइबर को इस तरीके से घुमा के आपको क्या बनाना है, यान बनाना है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम कताई करना, यानी कि स्पिनिंग, ठीक है। तो स्पिनिंग के समय जो फाइबर्स हैं उनका आपस में चिपकने की क्या एबिलिटी होती है, नॉट इम्पॉर्टेंट इन कंटिन्यूस फिलामेंट, ठीक है। कंटिन्यूस फिलामेंट का मतलब होता है जो लंबे फिलामेंट्स हैं, ठीक है, जो लंबे धागे हैं हमारे पास। दो तरह के धागे होते हैं, एक होता है स्टेपल धागा और एक होता है कंटिन्यूस धागा, ठीक है। तो जो लंबा वाला फिलामेंट है, लंबा जो यान है, वो फाइबर है, उसमें हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फिर है डायबिलिटी, ठीक है। डायबिलिटी का मतलब क्या है कि आपका जो फाइबर है, आपका जो फाइबर है उसके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि हम उसे आसानी से डाई कर सकें, ठीक है। तो डाई करने के लिए आपको कौन सा स्ट्रक्चर होना चाहिए, आपका एमॉर्फस स्ट्रक्चर होना चाहिए। अगर एमॉर्फस स्ट्रक्चर है उसमें तो आपकी डाई जो है आसानी से हो जाएगी। इज़ द फाइबर रिसेप्टिविटी टू कलरेशन बाई डाइज, ठीक है। डाई के थ्रू आप फाइबर को रिसीव कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। इलास्टिसिटी है हमारे, इज़ द एबिलिटी ऑफ अ स्ट्रेचेबल मटेरियल टू रिटर्न इमीडिएटली टू इट्स ओरिजिनल साइज, ठीक है। अभी जो हमने इलास्टिक रिकवरी पढ़ा था कि इज़ द एबिलिटी ऑफ स्ट्रेच्ड मटेरियल, मतलब किसी मटेरियल को हम खींच रहे हैं, उसके बाद वो अपने स्ट्रक्चर में खींच के वो बढ़ तो इतना गया है, तो क्या वो अपने इस स्ट्रक्चर में वापस आ पा रहा है या फिर नहीं आ पा रहा है, ठीक है। तो तुरंत ही वो अपनी ओरिजिनल साइज में वापस आ रहा है जिसमें वो था। इसको बोलते हैं स्ट्रेच इलास्टिसिटी। हमारी जो लेगिंग्स हैं जो आजकल बहुत चलती हैं, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इलास्टिसिटी का, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में क्या है, इज़ द एबिलिटी टू ट्रांसफ़र इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्जेस को कितना आपकी जो फैब्रिक है, यान है, वो क्या करता है, ट्रांसफ़र कर सकता है। आपने देखा होगा विद्युत भी आपकी जो इलेक्ट्रिक
चार्ज भी आपके पाए जाते हैं कपड़ों में। आपने देखा होगा कभी कुछ फाइबर्स ऐसे, कपड़े ऐसे होते हैं, आपने उन्हें पहना और आपको उसमें से ना एकदम से चिंगारी निकलती हुई दिखाई देगी, लाइट निकलती हुई दिखाई देंगी अगर वो टच करेंगे तो कहीं को। तो वो क्या है, वो आपका क्या है, इलास्टिक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहलाता है। ठीक है, फिर है फिलामेंट। फिलामेंट क्या है, लॉन्ग कंटिन्यूस फाइबर स्ट्रैंड ऑफ इनडेफिनेट लेंथ मेजर्ड इन द यार्न और मीटर्स। ठीक है, ये क्या होता है ना, जैसे कुछ फाइबर क्या है हमारे पास, जैसे नेचुरल फाइबर है, कॉटन है, वुल है, ये हमारे पास छोटे छोटे आते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है इन छोटे छोटे फाइबर को, तो छोटे छोटे फाइबर क्या कहलाते हैं, ये हमारे स्टेपल फाइबर होते हैं, जो छोटे छोटे फाइबर है। इसके विपरीत जैसे सिल्क हो गया या मैनमेड फाइबर हो गया, वो हमारा बहुत लंबा ही फाइबर आता है, वो रेशा ही धागा है। ठीक है, उससे हमें धागा बनाने की जरूरत नहीं, वो रेशा ही धागा है, तो उसको क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। ठीक है, लॉन्ग कंटिन्यूस फाइबर स्ट्रैंड है, लंबा फाइबर है ये। ठीक है, एंड लेंथ मेजर्ड इन द यार्ड और मीटर्स, और इसकी लंबाई क्या होती है, यार्ड और मीटर्स में हम मेजर करते हैं। तो गज और मीटर में मापा अनिश्चित लंबाई के लंबे निरंतर फाइबर किसमें इनको कहते हैं। ठीक है, फिर है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है हमारा, इज द एबिलिटी ऑफ फाइबर्स टू ब्लेंड इजीली। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कितना आपका जो फाइबर है वो अपने आप को आसानी से मोड़ पा रहा है। जैसे कॉटन है, कॉटन आपकी बॉडी के हिसाब से अपने आप को शेप दे लेता है, तो क्योंकि उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है। इसके अलावा अगर आप जूट पहनो तो जूट आपकी बॉडी के हिसाब से स्टिफ रहेगा, वो आपकी बॉडी के हिसाब से शेप नहीं देगा। ठीक है, फेल्टेबिलिटी है इसके बाद। फेल्टेबिलिटी का क्या मतलब है, इट्स रिफर टू द एबिलिटी ऑफ फाइबर टू मैट टुगेदर। ठीक है, मैट टुगेदर का मतलब क्या है, यह तंतुओं को एक साथ चटाई करने की क्षमता को संदर्भित करता है। ठीक है, फेल्टेबिलिटी का मतलब होता है इस तरीके से आपने दो फाइबर रखे हैं आपस में, ये कैसे अपने आप को चिपका ले रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है, फेल्ट बन जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, फेल्टेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, फिर हो गया आपका फेल्टेबिलिटी के बाद है फ्लेमेबिलिटी। ठीक है, फ्लेमेबिलिटी का मतलब होता है इज़ द एबिलिटी टू इग्नाइट एंड बर्न। ठीक है, कितने कैसे जलने की कितनी क्षमता है उसमें। ठीक है, ज्वलनशीलता कितनी पाई जा रही है फ्लेमेबिलिटी में। ठीक है, अगर आपका फाइबर जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल वाला फाइबर है, तो उसे क्या करोगे आप, उस ऐसी जगह यूज़ नहीं करोगे जहाँ पे आप उसका फायर का काम कर रहे हो। ठीक है, तो फ्लेमेबिलिटी में हम ये देखते हैं कितनी जल्दी आपका कपड़ा जो है आग पकड़ेगा। ठीक है, कितनी जल्दी वो जलने की उसमें क्षमता पाई जाती है। ठीक है, इलांगेशन है। इलांगेशन इज द एबिलिटी टू स्ट्रेच, एक्सटेंड और लेंथ। ठीक है, किसी भी फाइबर को स्ट्रेच करो, खींचा, बढ़ाया और लेंथन, ठीक है, लंबा कर दिया आपने उसे। ठीक है, इज़ वेरी टू डिफरेंट टेम्परेचर एंड व्हेन वेट और ड्राई। ठीक है, तो इलांगेशन में क्या होता है, इज एबिलिटी टू स्ट्रेच्ड, बढ़ाव, फैलाना, विस्तार और लंबा करने की क्षमता है इलांगेशन में। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको भी। वेरीज एट डिफरेंट टेम्परेचर व्हेन वेट, और ये ना आपका अगर ये सूखा है फाइबर आपका तो ये अलग तरीके से खींचेगा, और अगर आपका वेट है यानी कि भीगा हुआ है तो ये आपका अलग तरीके से खींचेगा। ठीक है, तो इलांगेशन का मतलब ये होता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे इलांगेशन को। ठीक है, हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक क्या होता है, जैसे हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है जिस फाइबर में आसानी से वाटर अंदर तक चला जाएगा। ठीक है, फाइबर आर एबल टू एब्जॉर्ब वाटर इजिली और वाटर लविंग। ठीक है, जहाँ आसानी से, कॉटन है, कॉटन में मॉर्फिक स्ट्रक्चर ठीक ठाक पाया जाता है, वुल में तो बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो ये अंदर तक बहुत सारा वाटर जो है अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो वो हाइड्रोफिलिक फाइबर हो गया। ठीक है, हाइड्रोफोबिक फाइबर कौन होता है, फोबिया का मतलब होता है डरना। ठीक है, हाइड्रो मतलब वाटर, यानी कि जो फाइबर अपने अंदर वाटर को नहीं आने देते हैं, वाटर को अंदर नहीं घुसने देते हैं, वाटर से डरते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिक फाइबर बोलते हैं। जैसे आपका अम्ब्रेला का फैब्रिक होता है, ठीक है, रेन कोट्स होते हैं, तो वो कौन सा है, वो हाइड्रोफोबिक फाइबर्स होते हैं, इसके अंदर आप वाटर एंटर नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपके वाटर नहीं एंटर कर पाता है, तो वो हाइड्रोफोबिक फाइबर हम उसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आप देखोगे तो फाइबर दैट आर डिफ़िकल्ट इन एब्जॉर्बिंग वाटर, तो ये वो फाइबर जो अच्छे से आसानी से वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, एंड आर ओनली एबल टू एब्जॉर्ब स्मॉल अमाउंट, बहुत हल्का फुल्का ही वाटर उसके अंदर एंटर कर पाता है, तो इसको हाइड्रोफोबिक फाइबर बोलते हैं। ठीक है, और लगभग जो हमारा ऑल मैनमेड फाइबर है एक्सेप्ट रेयॉन के अलावा बाकी सारे मैनमेड फाइबर जो हैं वो आपके हाइड्रोफोबिक ही होते हैं, इनके अंदर वाटर आसानी से एब्जॉर्ब नहीं होता है। ठीक है, फिर है हीट कंडक्टिविटी। हीट कंडक्टिविटी का मतलब क्या है, इज़ द एबिलिटी टू कंडक्ट हीट अवे फ्रॉम द बॉडी, मतलब कि जो भी आप फाइबर पहन रहे हो, क्या उसमें इतनी एबिलिटी है कि वो आपकी बॉडी को की हीट को ले और बाहर फेंक दे।
ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, हीट कंडक्टिविटी बोलेंगे, ठीक है। ऊष्मा चालकता, हीट कंडक्टिविटी, ठीक है। क्या शरीर में से गर्मी का संचालन करने की क्षमता है, मतलब जो जैसे कॉटन है, कॉटन की हीट कंडक्टिविटी अच्छी होती है, वो आपकी बॉडी को आराम, बॉडी से इतनी भी हीट निकलती है उसे बाहर फेंक देता है, ठीक है, निकलने देता है उसे बाहर। तो वो क्या है, वो हीट कंडक्टिविटी है। हैंड है, हैंड का मतलब क्या है कि आप कोई भी चीज़ छू रहे हो, आपका जो फाइबर है वो छूने में कितना स्मूथ है। ऐसे अगर आप जूट का फाइबर टच करोगे तो वो कितना रफ सा आएगा, सिल्क छूओगे तो सिल्क को टच करोगे तो कितना सॉफ्ट लगेगा, ठीक है। इट इज़ द वे ऑफ फाइबर्स फील सिल्की, हार्ड, सॉफ्ट, क्रिस्प और ड्राई, ठीक है। मतलब कि आपका जो फाइबर है वो छूने में कैसा है, टच करने में, ठीक है। लॉफ्ट और कॉम्प्रहेंसन रेसिलियंसी, लॉफ्ट एंड कॉम्प्रहेंसन रेसिलियंसी का मतलब क्या है, इज़ द एबिलिटी टू स्प्रिंग बैक टू ओरिजिनल थिकनेस आफ्टर बीइंग कंप्रेस्ड, ठीक है। आफ्टर बीइंग कंप्रेस्ड, इसका मतलब क्या है कि जो भी आपका फाइबर है, ठीक है, उसको फाइबर को आपने क्या किया, दबाया, ठीक है। तो दबाने के बाद वो कितनी जल्दी अपने स्ट्रक्चर में वापस आ जाता है, ठीक है। तो लॉफ्ट का मतलब क्या है, इज द एबिलिटी टू स्प्रिंग बैक, स्प्रिंग बैक मतलब वापस आ जाना अपनी ओरिजिनल थिकनेस में। आपने उसको दबा करके आफ्टर बीइंग कंप्रेस्ड, उससे दबाया आपने, उसके बाद वो कितना अपने वापस में मूल मोटाई में वापस आ जा रहा है, ठीक है। संकुचित होने के बाद मूल मोटाई में वापस संवत करने की क्षमता हमारी क्या कहलाएगी, लॉफ्ट और कॉम्प्रहेंसन रेसिलियंसी कहलाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा हाइग्रोस्कोपिक, ठीक है। हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है, दोज फाइबर्स विच एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम एयर, ठीक है। हाइग्रोस्कोपिक कौन सा है, वो फाइबर जो क्या करते हैं, आपके एयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, हम हाइग्रोस्कोपिक बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हीट सेंसिटिविटी। हीट सेंसिटिविटी कौन सा है, इज द एबिलिटी टू सॉफ्टन, मेल्ट और श्रिंक आफ्टर सब्जेक्टेड टू हीट, मतलब कि आपने प्रेस किया अपने कपड़े में तो किस टेम्परेचर को वो झेल पा रहा है, तो वो क्या है, हीट सेंसिटिविटी है, ठीक है। जैसे कि अगर आप वाले कपड़े देखोगे जो सिंथेटिक फैब्रिक होते हैं वो एकदम ही मेल्ट हो जाते हैं ज़्यादा, थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ा करके, ठीक है। जबकि कॉटन जो है वो आपका बहुत हद तक का टेम्परेचर जो है वो झेल लेता है। तो ये एबिलिटी टू सॉफ्टन मतलब सॉफ्ट हो जाना, किसी भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाना या श्रिंक हो जाना, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, हीट सेंसिटिविटी कहलाता है, ठीक है। तो इसके बाद है अब हमारा नेक्स्ट है मोथ रेसिस्टेंस, ठीक है। इसका मतलब क्या है, रेसिस्टेंस फ्रॉम मोथ्स, यानी कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनसे कितना हमारे जो फाइबर है अपने आप को बचा पाता है। विच इज़ जनरली अट्रैक्टेड बाय वुल, वुल में लग जाते हैं, एज इट इज़ ए लिविंग नेचुरल फाइबर और प्रोटीन फाइबर। क्यों, क्योंकि एक नेचुरल फाइबर है और प्रोटीन फाइबर है, तो इसमें आसानी से जो है कीट पतंगे जो हैं वो लग जाते हैं मौत से, मतलब छोटे मोटे कीड़े वीड़े जो घर में होते हैं, ठीक है। फिर है तो फाइबर हमारा कितना उनसे अपने आप को बचा पा रहा है, ठीक है। लस्टर है, लस्टर क्या है, इज़ द लाइट रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सरफेस, ठीक है। आपका जो फाइबर है उसके सरफेस से कितनी अच्छी लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है, वो फाइबर जो है उतना ही चमकीला दिखाई देगा। और ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा आपका फाइबर जो है कितना लंबा था जब हम उसे यान बनाते हैं। जैसे कि सिल्क का फाइबर है, सिल्क का फाइबर क्या होता है, बहुत लंबा होता है, तो उसमें किसी भी तरीके के बीच में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है, तो उसका जो सरफेस है वो स्मूथ है, तो जो भी आपका वो आएगा, क्या आएगा, जो भी आपकी लाइट आएगी तो उसमें बहुत स्मूथ सरफेस पे लाइट पड़ेगी, ठीक है। अब स्मूथ सरफेस पे लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो वो क्या दिखाई देगा, आपको शाइनी दिखाई देगा। जबकि कॉटन का क्या है, कॉटन का फाइबर जो है वो छोटा होता है, तो उसमें क्या है, आपको इस तरीके से आप जब उसको बनाओगे, कॉटन के फाइबर को स्पिनिंग करके उससे यान बनाओगे, तो इससे क्या होगा, ये जो सरफेस है ये इतना अच्छा स्मूथ नहीं रहेगा, ये थोड़ा आपका सरफेस जो है वो रफ हो जाएगा। तो लाइट जब पड़ेगी तो लाइट भी उसमें रफ सरफेस में पड़ेगी, जिससे वो हमें ज़्यादा शाइनी नहीं दिखाई देगा कॉटन का, ठीक है। तो लस्टर क्या है, इज द लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस, सरफेस से हमारी कितनी लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है, मोर एब्ड्यूड देन शाइन, ठीक है। शाइन आपको कितनी दिखाई दे रही है, ठीक है। लाइट रेज आर ब्रोकन, अगर आपकी लाइट की जो रेज है वो टूट जाएंगे तो आपकी जो शाइन है वो उतनी अच्छी नहीं दिखाई देगी। क्या प्रकाश एक सतह से परावर्तित होता है, आज चमक से अधिक दबाव, ठीक है, और प्रकाश की किरणें टूट जाती हैं, तो आपका क्या आएगा, जो शाइन है वो इतनी अच्छी नहीं आएगी, ठीक है। स्टेपल है आपका, स्टेपल फाइबर मैंने अभी आपको बताया था, जो आपके क्या है, हमारे पास दो तरह के फाइबर थे, एक स्टेपल फाइबर, एक फिलामेंट फाइबर जो ऊपर आया था। फिलामेंट फाइबर क्या था, वो लंबा फाइबर, ठीक है। फिलामेंट फाइबर क्या है, आपका लंबा फाइबर है,
ठीक है। फिलामेंट फाइबर हमारा लंबा फाइबर है और जो स्टेपल फाइबर है वो हमारे छोटे फाइबर हैं, ठीक है। ये भी हम आगे भी पढ़ने वाले हैं। तो जो फिलामेंट फाइबर है इसमें क्या होता है आपका, ये लंबा फाइबर है तो इसमें हमें ज़रूरी नहीं है कि हम इसमें धागा बनाएं, ठीक है। हम क्या बनाएंगे, सीधे ही हम सॉरी इससे हम ज़रूरी नहीं है धागा बनाएं, हम सीधे इससे क्या बना सकते हैं, फैब्रिक बना सकते हैं, क्योंकि लंबा है ना ये। और जो आपका स्टेपल फाइबर है, ठीक है, जो स्टेबल फाइबर ये छोटे छोटे होते हैं, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इससे क्या है धागा बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इससे क्या बना पाओगे, कपड़ा बना पाओगे, जब आपका धागा बन जाएगा, ठीक है, यान बन जाएगा। द फाइबर मेजर्ड इन इंचेस और सेंटीमीटर्स, जब फाइबर को आप इंचेस और सेंटीमीटर्स में मेजर करते हो मतलब बहुत छोटा होता है। 1 इंच आपका ये 1 इंच के 3/4 से लेके 18 इंच तक का पाया जाता है आपका स्टेपल फाइबर, ठीक है। ये इसकी मेजरमेंट है आपके स्टेपल फाइबर का, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका रेसिस्टेंस फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो अभी हमने देखा था मोथ वाला। ये भी क्या है, आपका जो फाइबर है वो कितना अपने आप को रेसिस्ट कर पा रहा है, किससे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। रेसिस्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब जो आसपास हमारे छोटे छोटे फंगस ये सब डेवलप होते रहते हैं, तो हमारा फाइबर कितना अपने आप को बचा पा रहा है, ठीक है। रेसिस्टेंस ऑफ टेक्सटाइल फाइबर फ्रॉम एनी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द हाइजीनिक पर्पस, ठीक है। अपने आप को कितना वो साफ सुथरा रख रहा है, कितना वो अपने आप को फंगस वगैरह से बचा सकता है, ठीक है। सनलाइट रेसिस्टेंस है, कितना आपका जो फाइबर है या आपका फैब्रिक है, किसी भी फाइबर का बना हुआ फैब्रिक है, आपने कई दिन तक धूप में डाला है छत पे, तो कब तक वो अपने आप को धूप में झेल पाएगा, ठीक है। तो इज एबिलिटी टू विथस्टैंड डिग्रेडेशन फ्रॉम लाइट, डायरेक्ट लाइट सनलाइट, ठीक है। कितना आप अपना आपका जो फाइबर है वो अपने आप को डायरेक्ट सनलाइट से बचा पाएगा, ठीक है। ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, मान लो आपको अपने आउटडोर कुछ सोफे के कवर वगैरह बनाने हैं, तो आप ये देखोगे ना कि कितना ऐसा फैब्रिक लोगे जो सनलाइट में झेल सके उसको, ठीक है। तो इस तरीके से तब हम ये देखते हैं कि ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमारी वहाँ इंपॉर्टेंट है, जब हमें ये देखना है कि हमें किस पर्पज़ के लिए अपना फैब्रिक जो है वो मार्केट से लेकर के आना है। फिर है स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड डेंसिटी, ठीक है। दीज आर अ मेजर ऑफ द वेट इन ग्राम्स पर क्यूब सेंटीमीटर एंड specific gravity is the ratio of the mass of the fiber to an equal volume of water at 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। विशिष्ट गुरुत्व और घनत्व ये ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर के वजन से उपयोग है, मतलब कि आपका जो है डेंस ग्रेविटी का मतलब क्या होता है, कितना वेट उसमें है, ठीक है, कितना ग्रेविटी उसमें लग रही है, यानी कि कितना उसका वजन आ रहा है, ठीक है। और विशिष्ट गुरुत्व फाइबर के द्रव्यमान का अनुपात 4 डिग्री सेंटीमीटर पर पानी का समान मात्रा में है, ठीक है। ठीक है, ये क्या कह रहा है, कितना आपकी डेंसिटी है आपके फाइबर की और कितना आपका क्या है उसका भार है, कितना उसका वेट है, ठीक है। तो वेट और डेंसिटी लगभग एक ही होती हैं। द रेशियो ऑफ मास ऑफ द फाइबर टू एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब कि जितना 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका वाटर का वॉल्यूम होता है, वाटर का भार होता है, उतना ही आपका क्या है फाइबर का भार होगा, ठीक है। उतना ही आपका फाइबर का इक्वल भार होना चाहिए, ठीक है। तो उससे हम डेंसिटी को मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। रेशियो देखते हैं हम कि मास ऑफ द फाइबर टू एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, हमें देखेंगे हमारा जो मास है वो कितना है हमारा 4 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर से, ठीक है। मतलब इतना 4 डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर को रखा, फिर हम कंपेयर करेंगे अपने फाइबर को कि हमारा फाइबर का वेट जो है इसके वेट के कंपेरिजन में कितना है, ठीक है। फिर है मिल्ड्यू रेसिस्टेंस, ये भी वही है, रेसिस्टेंस फ्रॉम द मिल्ड्यू हो गया, मोल्ड हो गया, फंगस हो गया एंड रोट्स हो गया, ऑल विच आर फॉर्म्ड on the fibers by exposure of warm moist atmosphere or soaps and sizing used in a processing which become food for vegetable organism, ठीक है। जैसे कि हम अपने फाइबर में अपने फैब्रिक में क्या लगाते हैं, रिवाइव या कलफ वगैरह लगाते हैं, तो इससे क्या होता है वो ये सब चीज़ें क्या है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके लिए एक तरीके से खाने का काम करती हैं, तो वो हमारे फैब्रिक को क्या कर सकती है, डैमेज कर सकती हैं। जैसे फफूंदी प्रतिरोध है, फफूंदी मोल्ड कवक और संधांग से प्रतिरोध जो गर्म नम वातावरण या साबुन के संपर्क में आने से कपड़ों पे बनते हैं और प्रसंस्करण के उपयोग किए जाने वाले आकार देते हैं जो वनस्पति जीवों के लिए भोजन बन जाते हैं, ठीक है। तो मतलब इसमें ये अगर हम ये सब चीज़ें लगा रहे हैं अपने फैब्रिक में, तो इससे क्या होगा, हमें वो हमारा जो आसपास की जो नमी है, टेम्परेचर है, उससे क्या होगा, उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो कर जाएंगे और वो उसको खा जाएंगे, क्योंकि उनके लिए क्या है, रिवाइव जो है, कलफ जो है, वो एक तरीके से फूड आइटम का काम करता है, जो हमारा साइजिंग मटीरियल है, ठीक है। साइजिंग मटीरियल क्या होता है, हमारा कलफ वगैरह जो होते हैं, ठीक है। पिलिंग है इज द पिलिंग up of
फाइबर्स एंड ऑन द सरफेस ऑफ फैब्रिक, ठीक है। आपका पिलिंग का मतलब होता है जो रोए उठ जाते हैं, ठीक है। पिलिंग एक फाइबर की बॉलिंग कपड़ों की सतह पर समाप्त होती है। जैसे मान लिया आपका ये फाइबर है, ठीक है, ये आपका फैब्रिक है, इसके अंदर छोटे छोटे फाइबर्स हैं यार्न के साथ जो बने हुए हैं। अब ये जब टूट जाएंगे तो टूट करके क्या होते हैं, ये फाइबर की जो फैब्रिक है उसकी सतह पे गोल गोल रोए जैसे हम जो बना लेते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, पिलिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इसे बॉल्स ही फॉर्म कर लेते हैं फाइबर हमारे किसके ऊपर, सरफेस के ऊपर, ठीक है। रोए होते हैं, कॉटन में खूब दिखाई देते हैं वो, ठीक है। तो ये क्या है, इसको हम पिलिंग बोलते हैं। स्टैटिक बिल्डअप, ठीक है। स्टैटिक बिल्डअप का मतलब क्या है, प्रॉब्लम सच एज स्पार्क्स एंड क्लिंगिंग क्लोथ्स अकर व्हेन द बिल्ड, ठीक है। अप चेंज ऑन द फाइबर सरफेस, मतलब आपका जो फाइबर का जो सरफेस है, जब भी वो टच करोगे, आप छूओगे उसे, तो उसमें क्या आता है, कभी कभार चार्जेस आते हैं, चमक सी आती है, ऐसा लगता है करंट आ रहा है उसमें, ठीक है। वो क्या कहलाता है, स्टैटिक बिल्डअप कहलाता है, ठीक है। अब ऐसे कपड़े को आपने किचन में पहन के जा रहे हो तो हो सकता है वो आपकी आग पकड़ ले, ठीक है। तो इस तरीके के कपड़े भी हम देखते हैं। फिर स्टिफनेस और रिजिडिटी। स्टिफनेस और रिजिडिटी का मतलब क्या है, एक तो फ्लेक्सिबल फाइबर है, फ्लेक्सिबल फाइबर क्या है, ये, ठीक है, जो आपकी बॉडी के हिसाब से अपने आप को क्या दे लेता है, शेप दे लेता है। एक है स्टिफ फाइबर, ठीक है। स्टिफ फाइबर जैसे जूट है, जूट एक तरीके से स्टिफ फाइबर है। जब आप उसे पहनोगे ना तो आपकी बॉडी में, जैसे बॉडी का शेप ये है तो कॉटन तो ऐसा ले लेगा, लेकिन जब आप जूट पहनोगे तो वो ऐसा लेगा आपका शेप, ठीक है। वो आपके अजीब सा लगेगा, आपका ऐसा शेप लेगा वो, ठीक है। तो वो आपकी बॉडी में क्या करेगा, एक्स्ट्रा वेट को ऐड कर देगा, क्योंकि आपका शेप तो ऐसा है पर आपने ये पहना है, तो इससे क्या होगा, ये एक्स्ट्रा वेट है ना, तो आप और मोटे दिखाई दोगे, ठीक है। जो आपके स्टिफनेस और रिजिड कपड़े हैं, ठीक है। इज द अपोजिट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का अपोजिट है, इट इज अ रेसिस्टेंट टू बेंडिंग और क्रीजिंग, ठीक है। ये आपको बैंड नहीं होने देता है, क्रीज नहीं बनने देता है इसमें, ठीक है। क्रीज नहीं बनेगी जो आपके रिजिड फैब्रिक है, ठीक है। फिर है थर्मोप्लास्टिक फाइबर। थर्मोप्लास्टिक फाइबर्स वो होते हैं, दोज फाइबर्स मेल्ट और सॉफ्ट व्हेन हीट इज अप्लाइड, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक फाइबर का मतलब होता है जब आप इसमें हीट अप्लाई कर रहे हो तो ये फाइबर क्या होंगे, थोड़े से मेल्ट हो जाएंगे, ये आपके क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो सकते हैं, ठीक है, पिघल जाते हैं फाइबर। जैसे कि आपने देखा होगा जो सिंथेटिक फाइबर आते हैं मार्केट में, शाइनी शाइनी वाले, जब आप उसमें प्रेस करोगे तो प्रेस करने के बाद अगर आपने थोड़ा सा भी, आपका टेम्परेचर ज़्यादा है प्रेस का, तो वो एकदम से मेल्ट होकर के आपकी प्रेस के साथ चिपक करके बिल्कुल होल बना देते हैं, ठीक है, एकदम जल जाते हैं वो, ठीक है। तो वो क्या है, वो थर्मोप्लास्टिक फाइबर है। जबकि कॉटन क्या है, कॉटन थर्मोप्लास्टिक फाइबर नहीं है, वो धीरे धीरे पहले स्क्रैच होगा, बहुत हाई टेम्परेचर में स्क्रैच होगा, उसमें रफ झुर्री जैसी पड़ेंगी, उसके बाद जब भी आप नहीं हटाओगे प्रेस, उसके बाद वो जलेगा, ठीक है। तो वो क्या है, वो आपका थर्मोप्लास्टिक फाइबर नहीं है, ठीक है, कॉटन। और थर्मोप्लास्टिक फाइबर जनरली हमारे कौन से होते हैं, मैन मेड फाइबर्स होते हैं, ठीक है। फिर है टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होते हैं, जैसे कि आप, टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब है कितना मजबूत है आपका फाइबर, कितना झेल सकता है वो हर चीज़ को, ठीक है। जो आपने कपड़ा बनाया, कितने सालों से आप पहन रहे हो, वो घिस ही नहीं रहा, खराब ही नहीं हो रहा, ठीक है। इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू रेसिस्ट स्ट्रेस, ठीक है। स्ट्रेस को रेसिस्ट करने के लिए आप इसमें देखोगे, इज एक्सप्रेस्ड एज अ टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसको हम कैसे कर देते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ कर देते हैं कि किसी भी तरीके का स्ट्रेस वो झेलता रहे, ठीक है। पाउंड पर इंच में हम इसे देखते हैं और टेंसिटी ग्राम पर डेनियर में हम इसको देखते हैं, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेंथ को हम किस में दिखाएंगे, टेंसाइल स्ट्रेंथ को दिखाएंगे पाउंड पर इंच, स्क्वायर इंच पे, पाउंड पर स्क्वायर इंच, ये इसका फॉर्मूला है, पाउंड पर स्क्वायर इंच में, ठीक है, ये फॉर्मूला है। इसमें हम किसको दिखाते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ को दिखाते हैं। और टेनेसिटी को हम किस में दिखाते हैं, टेनेसिटी को दिखाते हैं हम ग्राम पर डेनियर में, ठीक है, ग्राम पर डेनियर में दिखाते हैं, ठीक है। पाउंड्स पर इंच में हम टेंसाइल स्ट्रेंथ को दिखाएंगे और टेंसिटी को हम दिखाएंगे ग्राम पर डेनियर में। तो ये नोट कर लेना, एग्जाम में आ सकता है ये, ठीक है। फिर इसके बाद है विकिंग। विकिंग क्या होता है, इज द एबिलिटी ऑफ फाइबर टू ट्रांसफर मॉइस्चर अलोंग इट्स सरफेस, मतलब कि जो आपका फैब्रिक है वो कितना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सरफेस में, ठीक है, अंदर नहीं जा रहा वाटर, सरफेस में है, ठीक है, तो कितना एक जगह से दूसरी जगह जो है वाटर को ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, विकिंग बोलते हैं। जैसे एब्जॉर्बेंसी में क्या होता है, उसमें तो पानी अंदर तक चला जाता है, इसमें सिर्फ सरफेस पे मूव करेगा वाटर, ठीक है, विकिंग में। इसके बाद सॉल्युबिलिटी है, इट इज़ द टेस्ट यूज टू आइडेंटिफाई द टेक्सटाइल फाइबर बाय डिजॉल्विंग दैम इन द रेस्पेक्टिव सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्युबिलिटी का मतलब ये होता है कि जब हम कोई भी टेस्ट ले रहे हैं फाइबर का, हम किसी केमिकल में अपने फाइबर को डाल रहे हैं तो वो कितने हद तक उसके फाइबर के अंदर घुल सकता है, तो वो क्या है, वो बताएगा आपका सॉल्युबिलिटी कैसी है आपके फाइबर की, ठीक है। तो ये सब क्या थी, ये टर्मिनोलॉजीज थी, आपको बहुत अच्छे से हर टर्मिनोलॉजी का पता होना चाहिए कि लस्टर की बात कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं, लस्टर की बात में है क्या, क्रीप क्या होता
है, कवर क्या होता है, इलास्टिक रिकवरी क्या होती है, आपका जो एडिशनल पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है, ये सब क्या होते हैं। तो ये जो आज का हमारा टॉपिक था इसका टेक्सटाइल का, ये हमारा पहला चैप्टर का पहला इंट्रोडक्शन है। हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना है टेक्सटाइल में, तो टेक्सटाइल में क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, मुझे लगता है कम से कम 2 महीने तो टेक्सटाइल हमारा चलेगा ही चलेगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।